नमस्कार। न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने पाकिस्तान जाएंगे। इस आशय की जानकारी 4 अक्टूबर को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी। जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले एससीओ की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच खराब रिश्तों के बाद एससीओ समिट में जाना क्यों जरूरी है। तो शुरू। दिसंबर 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने इस्लामाबाद पहुंची थी। अब एक बार फिर भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान दौरे पर जा रहे हैं। तो इसके क्या मायने हैं? क्या इससे भारत पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार की तरफ एक कदम माना जाए या यह दौरा सिर्फ एससीओ समिट तक सिमटने वाला है? जानेंगे विशेषज्ञों की राय और पाकिस्तान से जुड़े अपने मेहमान की राय। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान दौरे पर जा रहे हैं। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी। प्रेस वार्ता के दौरान रणधीर जायसवाल ने कहा, क्या कहा है, आइए सुनवाते हैं। On your question on our participation in the SCO summit, yes, the External Affairs Minister will lead our delegation to Pakistan to participate in the SCO summit, which will be held in Islamabad on 15th and 16th, I understand, of October. भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान दौरा हो रहा है। ऐसे में अनायास ही सवाल उठता है कि क्या भारत पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार आएगा? क्या पाकिस्तान पर सख्त हुआ भारत अब नरम होगा? इसका जवाब अगले ही दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातों में छुपा हुआ है। उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान के संबंधों पर चर्चा के लिए पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं, वो संघाई सहयोग संगठन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। मैं एक विनम्र और सभ्य व्यक्ति हूं, इसलिए मैं वहां उसी के अनुसार व्यवहार करूंगा। सुनिए। I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO, but since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। आदित्य नारायण उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दिनेश सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और आज एक विशेष मेहमान पाकिस्तान से पत्रकार मुनीर हबीब जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे मित्र। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। भारत में आपका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत अगर आदित्य नारायण जी और दिनेश सिंह जी अगर आप इजाजत दें तो अपने पड़ोसी मुल्क के अपने पत्रकार भाई मुनीर हबीब जी से ही चर्चा की शुरुआत कर लें। बिल्कुल देखिए, उनका स्वागत है हमारे। जी जी, स्वागत है चर्चा में उनका। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। जी मुनीर हबीब जी, सवाल ये है कि एससीओ समिट हो रहा है पाकिस्तान में, ठीक है, यहां से विदेश मंत्री हमारे जा रहे हैं। जिस तरह के भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हैं, क्या लगता है कि पाकिस्तान कुछ इसमें सुधार की गुंजाइश करेगा कि हाँ कुछ कदम आगे बढ़ाएगा कि हाँ आ रहे हैं विदेश मंत्री, अगर जो आ रहे हैं तो कुछ ऐसा हो जिससे कि थोड़े से जो बर्फ जमी है रिश्तों में उसमें कुछ गर्माहट आए, बर्फ पिघले? बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, मुझे अपने शो पे जो है बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए और इस मौजू के ऊपर जो है गुफ्तगू करने के लिए। पाकिस्तान तो बहुत अरसों से, बहुत सालों से जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो नरम हो, वो ठीक हो। हम दो हमसाया मुल्क हैं, हमें आपस में ट्रेड करनी चाहिए, आपस में बात करनी चाहिए, आपस के अंदर जो है प्यार मोहब्बत बांटना चाहिए।
लेकिन जो एक कुछ इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस हैं, कुछ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान का जो स्टांस है वो आज भी वही है, और वो यही है कि जो कश्मीर है उसको उसकी इंटरनेशनल हैसियत के हिसाब से, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस के हिसाब से जो है ट्रीट किया जाए, ना कि अकेले और अपने मनमाने कानून के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाए। आज भी अगर हम लोग आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट लेजिस्लेशन बॉडी है, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत भी जो इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर है उस साइड के ऊपर भी जो है वो प्लेबिसाइड करवाया जाए और इंडिपेंडेंटली यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस की जो है वहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन हो। लेकिन अभी जो हम लोगों ने देखा वहाँ पे 10 लाख फौजी वहाँ पे कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, और जिस तरीके से आप लोगों ने 370, 35A को एब्रोगेट किया और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की और उसको जम कर लिया, ये बिल्कुल ही भी किसी सिविल जो है मुल्क का काम नहीं हो सकता। जयशंकर साहब ने बड़ी अच्छी की, मैं उनको आई लुक अप टू हिम, इज अ वेरी गुड स्पोक्स पर्सन। लेकिन जहाँ पे बात की जाए बीइंग सिविल की, तो इंटरनेशनली बीइंग सिविल इसको नहीं कहा जाता जब आप इंटरनेशनल रूल्स को, इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस को जो है आप उनको रद्द कर दें। हम आपको रोकना चाहेंगे सर, हम आपको रोकना चाहेंगे, ठीक है। आपने ये जो बात कही, थोड़े से अगर जो फ्लैशबैक में हम जाएं तो क्या जो कबायली आए थे, जो बिना किसी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए आज़ाद पाकिस्तान पर जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसे आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उस पर कब्जा किए, ये नो डाउट वो जिन्ना जी की साजिश थी, और उसमें कबायली अंदाज में उसको किस तरह से हड़पने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान के द्वारा, क्या उसे आप नियम सम्मत मानते हैं? देखिए, अगर आपने तारीख में जाने तो उससे थोड़ा सा पहले हम उससे थोड़ा सा और पहले चले जाते हैं। हरि सिंह की बात आ जाती है, प्रिंसली स्टेट्स की बात आ जाती है। जब मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट जो थी, जितनी भी मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट्स थी, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जम होना था, यही कानून था। लेकिन उस वक्त पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जो है उन्होंने डिसाइड किया नहीं, हम भारत के साथ जाएंगे, जहां पे सारा मसला खड़ा हुआ। आप लोगों ने उनको पॉलिटिकली जो है जिस तरीके से भी हरि सिंह ने डिसाइडेड कि हम जिस तरह से हमले हुए पाकिस्तान में उस समय, जिस तरह से हरि सिंह ने तो अब विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, और उसके बाद किए जब हमले हुए, हमारे राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी हैं, ये बताएंगे पूरी कहानी। जी दिनेश सिंह जी, आप सभी को प्रणाम। मुनीर जी को विशेष प्रणाम करता हूं और पाकिस्तान से इनका स्वागत है। देखिए, वहां की जो जनता है कुशवाहा जी, वो कभी नहीं चाहती कि आपस में किसी तरह का मनमुटाव या किस तरह की कोई दिक्कतें परेशानी कुछ हो। बॉर्डर पार जो हमारे जो दोस्त रहते हैं, मित्र रहते हैं, तो वो भी देखिए अपने तरीके से, जैसे कि यहाँ के, जैसे कि बहुत सारी, जैसे कि हमें मतलब हमारे जो धर्म क्षेत्र हैं वो भी उधर हैं, तो लोगों का आना जाना चलता रहता है। जैसे गुरुद्वारे हो गए, मंदिर हो गए, शक्तिपीठ उधर है। तो देखिए, लोगों में के दिल में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। सियासतदान जो है, मुनीर जी भी इस बात से सहमत होंगे कि सियासतदान जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए उनके बिना उनकी दाल रोटी नहीं चल सकती। और मुनीर जी स्वयं मुझसे एक तरह से इत्तेफाक रखेंगे इस चीज को लेकर के कि वहां के जो पाकिस्तान के सियासतदान जो है, वहां के जो मतलब कि जैसे कि पॉलिटिशियंस हैं, वो नहीं चाहते किस तरीके से कि आपस में किसी न किस तरह की जो चीजें आपस में बातचीत बन पाए, कुछ बन पाए। क्योंकि जैसे बिलावल भुट्टो है, अगर वो चाहते हो उस तरीके से, तो कहीं ना कहीं पहले बातचीत उस तरह करते हैं। ऐसे जवाहर शरीफ जो है, वहां जाकर के यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है, तो वहां जाकर के सिर्फ आगे दिखाने की बातचीत करते हैं या किसी न किसी तरह की और बात उठाते हैं, तो वो कोई ठीक बात थोड़ी है। हमने तो देखिए अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें की, और मैं पूरा तहे दिल से, अभी जैसे कि हम लोग बैठ के बातचीत करें, मुनीर जी का हमने पूरे तरीके से स्वागत किया और हमारे भाई की तरफ बैठे हैं, बातचीत हम लोग कर रहे हैं आपस में, और पूरे मतलब पूरे ठीक ठाक तरीके से बातचीत सारी जो है वो कामयाब दिशा में जा रही है। तो इस तरीके की जनता भी जो है, चाहे पीओके की कश्मीर की जनता जो है वो हो गई, चाहे और जैसे लाहौर की जनता हो, चाहे कराची की होगी, वो सब अमन चैन चाहते हैं। वो चाहते हैं कहीं ना कहीं, जैसे कि भारत के बारे में तारीफ करते हैं, मोदी जी की वहां बहुत तारीफ होती है। मोदी जी भी इस बात को जानते हैं कि ये मान के चले कि वो खुद चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई ऐसा जो है हुक्मरान है, कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि भारत की तरह और पाकिस्तान को आगे लेके जाए। लेकिन वहां के जो लोग हैं वो मतलब कि जैसे मान के चलें कि जैसे जो अभी फिलहाल में जो है वो उनका भी मतलब मैं ये
मतलब मैं अपना ये चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि किसी न किस तरीके से जो सियासतदान है वो अपने तरीके से जनता के हित की बात सोचें, और अभी भी कोई देरी लंबी चौड़ी नहीं है, और भारत हमेशा से एक या दो कदम आगे बढ़ाता रहा है। अभी भी जैसे देखिए एस जयशंकर जी जो है वो एससीओ समिट में सिर्फ कह के गए हैं कि आई जस्ट वांट टू बी अ गुड जेंटलमैन, मैं अपने तरीके से और एससीओ मेंबर्स का अच्छा जो जेंटलमैन बन के वहां पर जाना चाहता हूँ, जिससे कि एक गलत मैसेज ना जाए। और मैं मतलब की औपचारिकता भर इसको समझता हूँ। आगे पाकिस्तान देखें और वो अपना उनका काम है क्या करना है कैसे नहीं करना, क्योंकि उनकी जमीन पे जाकर के और मेजबान जो है वही मेहमान का किस तरीके से स्वागत करता है, किस तरीके से आगे की रूपरेखा बढ़ती है, वो सब चीजें हैं। उससे पहले देखिए जैसे कि जो चीजें जैसे कबायली हमले और 10 तरह की चीजें थी, तो हमेशा देखिए आपस में कोई भी चीज थी तो हमेशा सब चीजें ट्रेड भी चलती रही। वहां पर जैसे कि बलूच इलाका है तो वहां पर कोई ट्रेड की अलग व्यवस्था है। अगर जैसे लाहौर है तो वहां से कुछ अलग तरह की चीजें, चीनी हमारे आती थी, हम लोग यहाँ से कुछ भेजते थे। तो कहीं ना कहीं देखिए सब न सब चीजें जो है व्यापार के साथ में कहीं ना कहीं संबंधित थी। और वहां के लोगों की तरफ से कभी कोई दिक्कत हुई, कभी यहाँ के किसी आदमी की वजह से दिक्कत हुई, तो उसको लेके देखिए हमेशा जनता यही चाहती थी कि सुख चैन अमन चैन जो है वो हमेशा चलता है। और अभी की चीजें मैं अभी भी मतलब दुआ यही करूंगा और प्रार्थना यही करूंगा ईश्वर से कि चीजें जो है ठीक तरीके से चलें, जिससे कि अमन चैन बहाली हो, जिससे कि वहां का डिफेंस बजट है, मुनीर जी भी इस बात को मानेंगे कि डिफेंस बजट है उसका खर्चा अगर वहां की जनता पे अगर हो तो जनता दिन दुगनी और रात चुगनी, क्योंकि सबसे ज्यादा जैसे कोई भी वहां की जो जीडीपी है उसका बड़ा जो हिस्सा है वो कुशवाहा जी जीडीपी मतलब उसका डिफेंस पे खर्च होता है, गोला बारूद पे खर्च होता है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, कोई एक पैसे का उसका लाभ नहीं है। और हमारे दोनों बीच में अगर जैसे कि आपस में भारत और मतलब कि पाकिस्तान के बीच में और अगर संधि रहती है तो उस तरीके से ये चीजें रहेंगी कि हमारी भी जो चीजें हैं वो सुकून से चलेंगे, उनकी भी चीजें सुकून से चलेंगी। तो कहीं ना कहीं हर रोज की समझदारी की बातचीत यही रहेगी कि बिना मतलब के जो गोला बारूद जैसे वहां पर जो इस्तेमाल होता है या लोगों के दिलों में जो खटास बिना मतलब की पैदा किया था, तो उसको जहां जितनी जल्दी खत्म करके और वहां पे इंडस्ट्री जो है फले फूले, पूरा पाकिस्तान जो है वो कश्मीर की तरह महके, हम लोग भी चाहेंगे। और हमारा आना जाना जैसे पहले किसी टाइम पे हमारा हिस्सा पाकिस्तान होता था उस तरीके से ही जैसे कि आना जाना उस तरीके से लेकर रहे और हर चीजों के बीच में कोई किस तरह की कोई समस्या ना पैदा हो। और जैसे देखिए यूनाइटेड नेशंस की जैसे असेंबली थी उसमें फर्स्ट राइट टू रिप्लाई, उसके बीच में हमारी जो फर्स्ट सेक्रेटरी थी उसने तरीके से करके सब चीज बताई, कोई किसी चीज में ना घेरने का काम किया ना उनको नीचे दिखाने का काम किया। हमने पूरे पलकों में बिठा कर रखा पाकिस्तान को और अपने तरीके से यही बताया कि भाई हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा जो मसला जो है वो शांतिपूर्वक जो है उसका हल हो जाए। लेकिन वहां से उन्होंने जवाब मतलब जैसे कि मतलब उससे पहले जैसे दोनों तरफ के जैसे कंपेरिजन करें तो एस जयशंकर जो है उनका बयान और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर जो है उनका बयान जो है, तो दोनों एक तरह से वो अपने तरीके से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने तरीके से कहते हैं हम लोग जवाब दे देंगे, हम लोग ये कर देंगे, हम लोग उस तरीके से कर देंगे। तो वो चीजें कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीजें जो है एक कदम पीछे लेने से और आगे की लंबी जो है दूरी तय करने में आसानी रहती है, एक कदम पीछे लेने से कोई छोटा नहीं होता है। तो मैं कामयाबी की दुआ करता हूँ कि एससीओ जो समिट है वो कामयाब हो और अभी सर औपचारिकता भर ना रहे। और दूसरा देखिए 20-40-60 रेशो में बताता हूँ, जैसे ये बड़ा अहम तरीके से कई बार सामने आता रहता है कि 20% जो है जीडीपी जैसे आबादी जो है आबादी का मतलब जैसे वर्ल्ड के जो 20% जो जीडीपी है वो एससीओ के अंदर है और दूसरा 40% आबादी जो है वो और यूरेशिया की जो है 60% एक तरह से भूमि जो है उस पर एक तरह से पूरा पूरा जो है एससीओ मतलब उसको कमांड करता है। तो इन चीजों को लेके हम लोग विश्व को पूरे देश को मतलब सिर्फ ये 2 देश नहीं आगे पूरे जो है मतलब कंट्रीज को सब साथ में लेकर के इकट्ठे लेके चल सकते हैं। और जिस तरीके से देखिए भारत जो है सभी के साथ में शादी, जैसे कि अभी युद्ध जो चल रहा है चाहे मतलब कि यूक्रेन रशिया की बात करें और चाहे किसी और की बात करें, चाहे जैसे इजराइल और इनके बीच में जो चल रहा है ईरान के बीच में लेबनान के बीच में, तो सभी में एक तरह से मध्यस्थता की भूमिका बहुत अहम भूमिका जो है भारत ने निभाई है, आगे भी निभाएगा। तो उसी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है हमारे साथ में हाथ में हाथ डाल के चल रहे और अमन चैन जो है कायम हो और किसी पुरानी चीज को जैसे अगर कोई वहां से हुई वहां से उन चीजों को भुला करके आगे के तरक्की के राह पे चले, हाईवे पे चले, ना कि कच्ची पगडंडी पे चले। बिल्कुल बिल्कुल। मुनीर हबीब जी क्या कहना चाहेंगे? दिनेश सिंह जी ने तो बहुत अच्छी गुफ्तगू की है हमारे भाई ने और हम भी अमन चाहते हैं। अगर मैं अवाम की बात करूं यहाँ पे लिटरली तो अवाम भी जो है हम लोग खुद जब आके अपने भारतीय भाइयों से जब बैरून मुल्क जो है मुलाकात करते हैं किसी बाहर के मुल्क में तो वहां पे हम साथ बैठ के खाते हैं, साथ बैठ के जो है पीते हैं, मस्ती करते हैं, गपशप लगाते हैं, फिल्में देखते हैं, हम आपके गाने सुनते हैं, आप हमारे गाने सुनते हैं। तो देखें अवाम तो अमन चाहती है, ठीक है, और अवाम जो है वो साथ में रहना चाहती है। अब ये बात आ जाती है सियासतदानों की, बड़ी प्यारी बात की कि ये सियासतदान है चाहे वो इस पार हो या उस पार हो वो अपनी सियासत कर रहे होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में आप जो है एंटी इंडियन सियासत बेचेंगे तो आपको वोट मिलेंगे और भारत के अंदर जो है पाकिस्तान सियासत करेंगे तो वो आप ठीक है जी।
पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे तो वहां की आवाम जो है वो जोशीली हो जाती है और कहती है जी यही हमारा बंद जो है कि भारत को चांद पे ले जाएगा, और ये चीज पाकिस्तान के अंदर भारत के खिलाफ भी बात करती है। लेकिन इस सब के अंदर बड़ी बड़ी अच्छी गुफ्तगू लगी उनकी। इस सब के अंदर जो है नुकसान किसका हो रहा है? इंसानियत का नुकसान हो रहा है। अब कश्मीर की बात कर लेंगे, सिर्फ 70 साल से ज्यादा हो गए हैं वहां पे कत्ल गारत हो रही है, ज्यादतियां हो रही हैं, और मैं समझता हूँ कि अब इन दोनों ममालिक को आराम से एक टेबल के ऊपर बैठ के बात कर लेनी चाहिए। और ये जो मसला है, जो एक मसला है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं है, मसला है। अब इस मसले को हल करना है, इंसानियत के लिए हल करना है, अपने अपने जो है ना जमीरों के लिए हल करना है, अपनी आवाम के लिए हल करना है। हम दो इतने बड़े पड़ोसी हैं, बाकी उन्होंने बड़ी, ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, और इस पावर को यूटिलाइज होना चाहिए, ना कि हमें या भारत को किसी भी मुल्क का अलाकार बन के पाकिस्तान के खिलाफ होना चाहिए, ना पाकिस्तान को किसी मुल्क का अलाकार बन के भारत के खिलाफ होना चाहिए। अभी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बातचीत हो रही थी, पाकिस्तानी वजीर आजम ने अपनी तकरीर कर दी, वहां पे जयशंकर साहब ने उनकी भी उन्होंने अपनी तकरीर कर दी। अब ये देवेंद्र भाई बात सुने यहाँ पे ना, एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी जो है ना दुनिया में कभी कामयाब नहीं होती है। हम इस वक्त एक जंग देख रहे हैं गजा के अंदर, हम एक जंग देख रहे हैं लेबनान के अंदर, इराक के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर एक जंग देख रहे हैं, और एक जंग को बढ़ते हुए देख रहे हैं। क्यों? सिंपल एक एक्सपेंशनिस्ट आइडिया की वजह से कि इसराइल चाहता है कि वो एक्सपैंड हो। अब यही हम लोग अज्यूम करते हैं कि यही आइडियोलॉजी इस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की है, एक्सपेंशनिस्ट आइडिया। आप नॉर्थ में देखें चाइना के साथ मसले, वेस्ट में देखें जी पाकिस्तान के साथ मसले हैं। अब इंडियन उन्होंने अपने, वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू देम, जो एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है कश्मीर का, चाहे वो आजाद कश्मीर हो या इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, कश्मीर की बात करूंगा, इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, इसके ऊपर हम सब जो है मेरे ख्याल से एग्री करेंगे। अब जब सब इस चीज के ऊपर हम लोग एग्री कर रहे हैं, तो कोई यूनिलैटरली एक भी हिस्सा अपने साथ जम नहीं कर सकता। दैट वुड बी अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस, इंटरनेशनल लॉ। और यहाँ पे चलें, आपने जम कर लिया, इंटरनेशनल रूल्स को आपने वायलेट कर लिया। अब नेक्स्ट चीज आप क्या कह रहे हैं, आपकी डिफेंस मिनिस्टर्स कह रहे हैं, आपके जो नेता कह रहे हैं, यूएन में जाके कह रहे हैं कि जो अब पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो भी हम लेने वाले हैं, अब हमारी नजरें उस कश्मीर के ऊपर है। तो जब ऐसी बातें होंगी, जब एक आप सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्रिएट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान भी जो है वो खामोश हो जाए, कहेगा कि हाँ जी बिल्कुल ये तो हमने प्लेट में सजा के रखा हुआ है, आप लोगों के लिए तो रखा हुआ है, आके इसको ले जाए। जिस तरीके से आप लोग बालाकोट में आए थे और यहाँ पे कब्र मार के चले गए थे, जिसको आज तक आप लोग, चलिए कम से कम स्वीकार तो कर लिया आपने, इस बात को स्वीकार तो कर लिया कि हाँ बालाकोट में आए थे और कब्रें मार के चले गए थे, स्वीकार तो किया। पहले तो आप वो भी नहीं स्वीकार कर रहे थे। चलिए आदित्य नारायण उपाध्याय स्वीकार कर रहे थे, हम एक्सेप्ट भी कर रहे थे। हाँ। आप लोग बिल्कुल आए थे, यहाँ पे 2-4 दरख्त थे, हमारे पाइन ट्रीज थे, और 2-4 हमारे कब्रे थे, वो मार गए थे। बड़ा दुख है, उसका बदला लेंगे हम आप लोगों से। जख्म दिखाए नहीं दिखते ना, ये बातें हैं, दिखाए नहीं जाते। जो आम के अच्छे लगते हैं इसलिए तोड़ने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य नारायण उपाध्याय जी बार बार हमारे मित्र यही बात कर रहे हैं और कश्मीर की तरफ ही जा रहे हैं। अच्छी बात है, कश्मीर का दर्द जो है ये ले नहीं पाए, पूरी कश्मीर को कब्जा नहीं पाए, हाँ, तो ये दर्द बयां हो रहा है बार बार, और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की दुहाई दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों की दुहाई तो आप दे रहे हैं, लेकिन अगर जो उस समय थोड़े से उदार नेहरू जी नहीं होते तो आज पीओके भी आपके पास नहीं होता। खैर वो बात अलग है। लेकिन आदित्य नारायण उपाध्याय जी सवाल ये है कि जो ये समिट हो रहा है, एससीओ समिट, उसमें हमारे विदेश मंत्री जा रहे हैं, बड़े अच्छे स्पोक पर्सन हैं, जैसा कि अभी मुनीर जी ने ये बातें कही, कम से कम उनको भी तो अच्छा मान रहे हैं। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, इस मंच का उपयोग भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने में कितने हद तक किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है? सवाल यह है, जब जयशंकर जी यानी कि भारत पाकिस्तान से शुद्ध है, आतंक, उनके आतंक से, उनके इस कश्मीरी राग से, जैसा कि हमारे मुनीर भाई भी गा रहे हैं शुरू से, ऐसे में इस परिस्थिति में बार बार जब अगर जो यहां बात हो रही है और बार बार कश्मीर पे जा रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि इनके पास कोई भी एविडेंस नहीं है लिखित रूप से कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था, इसलिए मजबूरी में इन्होंने पीओके को आजाद कश्मीर का दर्जा दे दिया।
अब स्थिति यहां पर यह है कि आखिर इस मंच को किस तरह से संबंधों के सुधार की तरफ बढ़ाया जा सकता है। जी देखिए, जैसे आप सुधार की बात जब करते हैं, हमारे मुनीर भाई ने जिस तरीके से शुरुआत की थी मीठी मीठी बातें करके, लेकिन उन्होंने एक बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बात इसमें अपनी तकरीर के दौरान कह दी कि जैसे इस्राइल अपना एक्सपेंशन करना चाहता है, वैसे भारत भी एक्सपेंशन करना चाहता है, भारत की प्रवृत्ति एक्सपेंशन करने की है, जबकि ये बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल और जो है गलत बयानी है। भारत की नीति और भारत की पॉलिसी कभी भी एक्सपेंशन वाली नहीं रही। भारत स्वयं अपना ही हिस्सा जो है, जो ऑलरेडी जो है कहीं दबाया हुआ है, या तो कहीं चीन की तरफ से दबा लिया जाता है या पाकिस्तान की तरफ से पहले से ही दबा लिया गया है। तो उसके लिए भारत अपनी बात हमेशा उठाता रहा है, और ये बात कहना बिल्कुल गलत है। और बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि इस्राइल को भी कभी ना कभी जो है उसके पड़ोसी मुल्कों द्वारा जो है इस्राइल और उसके आसपास का बहुत सारा क्षेत्र कब्जा कर लिया गया था। इस्राइल खुद ही जो है एक तरह से भुक्तभोगी है इस सब चीज का। तो इस्राइल की बात न करते हुए मैं सीधे भारत की बात पर आऊंगा। भारत निश्चित तौर पर इस अवसर का उपयोग जो है पाकिस्तान से संबंध बेहतर करने के लिए कर सकता था और करता, लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तान में जो आज लोकतंत्र की स्थिति है, पाकिस्तान की कोई भी सरकार पिछले लंबे समय तक दशकों से जो है अस्थिर है, कोई भी सरकार स्थिर नहीं है। पाकिस्तान में लोकतंत्र का ये हाल है कि वहां के पूर्व प्रधानमंत्री अभी जेल में हैं, और वहां का जो है खैबर पख्तून के एक सीएम को जो है नजरबंद कर लिया गया था 2 दिन पहले। तो आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान की ओर से बात करेगा कौन जिम्मेदार होगा, और यदि कोई कमिटमेंट करता है तो उस कमिटमेंट को निभाने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कब सरकार बदलेगी, वहां की फौज से बात करें कि सरकार से बात करें, पहले तो ये तय कर ले, पहले वहां के जो राजनीतिक लोग हैं वो उनकी चल रही है या फौज की चल रही है, इस बात को तो तय कर ले, तब तो किसी से चर्चा की जा सके। जब वहां की स्थिति ऐसी नहीं है, वहां का लोकतंत्र स्थिर नहीं है, तो वहां पर बात करने का क्या मकसद हो सकता है, किस तरीके से क्या रिजल्ट निकल सकता है, कभी कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता है। जहां तक जो है शंघाई सहयोग संगठन की बात करता हूं, जो है हमारे विदेश मंत्री ने अभी पिछले दिनों ही कहा है कि यूनाइटेड नेशन जो है एक पुरानी कंपनी की तरह बनकर रह गया। उन्होंने तंज कसा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ पर कि ये एक पुरानी कंपनी जैसा हाल है यूनाइटेड नेशन का। विश्व में 2 बड़े बड़े संघर्ष चल रहे हैं, बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं, जिनसे कि विश्व युद्ध होने का खतरा भी पैदा हो गया है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस जो है अपनी चुप्पी साध के बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर शंघाई सहयोग संगठन जैसे छोटे छोटे और क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका विश्व की शांति के लिए बहुत आवश्यक हो जाती है, और इसलिए जो है निश्चित तौर पर शंघाई सहयोग संगठन का जो चीन और दूसरे देशों के साथ में पाकिस्तान और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो नौ जो है इसके स्थायी सदस्य हैं, तो इस तरीके के देश मिलके यदि एक बात यह है विश्व की शांति के लिए कोई बिंदु तय करते हैं और उसके लिए दिशा निर्देश तय करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो है संयुक्त राष्ट्र संगठन से भी ज्यादा बड़ी भूमिका में जो है अपना कार्य कर सकेंगे। और कम से कम इस एक बिंदु पर पाकिस्तान भारत के साथ और भारत को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। इसमें ईरान भी है, इसमें जो है चीन भी है, और कहीं ना कहीं से जो है बैकग्राउंड में चीन की भूमिका, जो बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं पीछे से भी और सामने से भी कहीं ना कहीं प्रमुख जो है भूमिका है। इसलिए ऐसी स्थिति में भारत के विदेश मंत्री का पाकिस्तान जाना, क्योंकि वहां शंघाई सहयोग संगठन की अहम बैठक है, बहुत आवश्यक था। और निश्चित तौर पर पाकिस्तान से हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं है, फिर भी वहां पर जाना जो है तय करने के पीछे यही है कि आज जो है संयुक्त राष्ट्र संघ से बढ़कर के शंघाई सहयोग संगठन की भूमिका विश्व की शांति के लिए बहुत आवश्यक बन गई। जी बिल्कुल बिल्कुल, विश्व की शांति के लिए आवश्यक है, इस क्षेत्र की शांति के लिए आवश्यक है। मुनीर जी, हम आपके पास पुनः आना चाहते हैं। एक बात आदित्य नारायण उपाध्याय जी ने कही है
सही और सटीक है, उसका जवाब आप पता नहीं सही और सटीक देंगे या नहीं, लेकिन पूछेंगे हम जरूर कि वास्तव में अगर जो बात किया जाए तो राजनीतिक दलों से किया जाए या फौज से किया जाए, हावी कौन है इस समय पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा? बहुत शुक्रिया। मैं अपने प्यारे भाई को पहले चंद जो है जवाब देना चाहूंगा, इसके ऊपर मैं आता हूँ। उन्होंने बात की कि इंडिया की एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी नहीं है। बिल्कुल है। आप अपने मोदी जी के क्लिप सुने, आप अपने डिफेंस मिनिस्टर्स के क्लिप सुने, आप अपने जो है पॉलिटिशियंस के क्लिप सुने, और वो ये चाहते हैं कि एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। देखिए, मैं ये नहीं तस्लीम, मैं नहीं कह रहा, मैं ये पाकिस्तान की कानून की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहा हूँ। जब वो एक लैंड को डिस्प्यूट कह रहे हैं तो ना पाकिस्तान के पास ये राइट है, ना इंडिया के पास ये राइट है कि वो अपने में जम कर ले और वो ये कहे कि ये जमीन मेरी है। और ये कंपैरिजन बिल्कुल थोड़ा सा बनता है कि इसराइल भी यही कहता है जब वो गजा पे हमले करता है, जब वो लेबनान पे, सीरिया पे हमले करता है, वो यही कहता है कि भाई 1000 साल 2000 साल पहले ये हमारे यहाँ पे जो है ना जो ग्रैंड फादर्स रहते थे। ठीक है, इस पॉलिसी के ऊपर तो हम लोग जो है कभी भी कामयाब नहीं हो सकते और पीस नहीं मिल सकता हम लोगों को जब तक हम लोग कानून की पासदारी नहीं करेंगे। दूसरी बात की, आपके पाकिस्तान में किससे बात करें, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर से बात करें या पाकिस्तान में फौज से बात करें, तो मैं एक चीज और भूल गए थे कि वहाँ पे जो चरमपंथी हैं प्राइम मिनिस्टर से ही बात करें, क्योंकि फौज से तो बात आप लोग नहीं कर सकते हैं। फौज तो बहुत बुरा हाल करती है। अपने जो है वो आप पायलट से पूछ सकते हैं, कुलभूषण यादव से पूछ सकते हैं। तो मैं सजेस्ट ये जिस तरह से राजनेताओं की हालत हुई थी, जिस तरह से राजनेताओं की हालत हुई थी, जो हमारे पायलट को वापस किए थे, और जिस तरह से बातें हो रही थी आपके संसद में, वो दिख रहा था कि जो भारत का खौफ था वो सभी राजनेताओं पर दिख रहा था, फौज पे भी दिख रहा था। इसीलिए आराम से आपने हमारे जो पायलट थे उनको वापस कर दिया। नहीं तो आपको ये भी था, ये भी चीज थी कि उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से वो एक क्या कह सकते हैं कर्टसी थी, या ही वाज बीइंग सिविल, ही वाज बीइंग डिप्लोमेटिक, कि हमने आपका पायलट जो है वापस कर दिया। अब आप जिस तकरीर की बात कर रहे हैं जो नेशनल असेंबली में अयाज सादिक साहब ने की थी कि जी हमारे पता नहीं चीफ की टांगे कांप रही थी और हमारा पता नहीं क्या हो रहा था, उस वक्त की पॉलिसी और उस वक्त का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट था। वो चाहते थे फौज को किसी तरीके से जो है गिराया जाए, फौज को बदनाम किया जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसको काउंटर करने मतलब आपके फौज में आपने साफ ही कर दिया कि फौज और जो राजनेता है वहां पर उसमें सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम होता रहता है पाकिस्तान में हमारे साथ। नहीं, आपकी बातों से स्पष्ट हो। यहाँ पे बड़े भाई, एक फैमिली है ना, एक फैमिली है, वहां पे बड़े भाई होते हैं, छोटे भाई होते हैं, बहनें होती हैं, आपस में लड़ाइयाँ ये लगी रहती हैं। ये इंडिया के अंदर भी लगी रहती हैं, ऑल्दो आप लोगों की उस तरीके से पब्लिकली सामने नहीं आती हैं, लेकिन हमारी पब्लिकली सामने आ जाती हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादा जोशीले हैं, ज्यादा जरा ऊंचा बोल जाते हैं, तो वो दुनिया भर में जो है वो सुनाई देती है। ये हमारी खामी है, तो ये हमारी पॉलिटिकल खामी डर भी है, थोड़ा सा डर भी है। उस समय डर भी था, उस समय दहशत थी थोड़ी, नहीं थोड़ी सी दहशत थी। डर आदित्य नारायण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास दिनेश जी। आप लोग आज भी आके ट्राई कर लो, डर शायद कोई बात नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकल लड़ाइयां हैं जिसमें फौज को बार-बार माफ करें, फौज अपना काम माफ करेंगे मुनीर भाई, आपकी स्वयं की यही जो है बात जो आपने कही, यही बात इस बात को पुख्ता करती है कि पाकिस्तान में किससे जो है चर्चा करना चाहिए, ये जो है ये तय कर पाना मुश्किल है। जब पाकिस्तान के जो है पाकिस्तान के जो चुनिंदा लीडरान हैं वो स्वयं आपस में सहमत नहीं है, तो फिर निश्चित तौर पर बात करने का कोई मायने नहीं है। चलिए ये बात जो हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। जी हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मुनीर हबीब जी जो हमारे मित्र हैं, पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नियम कश्मीर के मामले में फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए जो है भारत पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा बिगड़े रहते हैं। जी, हम लोग फॉलो नहीं करते या इन्होंने शुरू से फॉलो होने ही नहीं दिया और आपने खुद किया ही नहीं? देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो
शुरू से इसलिए बिगड़े हुए हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की का जो पार्टीशन हुआ है वो धर्म पे, रिलीजन पे हुआ है और रिलीजन के हेट्रेड पे हुआ है। तो ये जब जिसकी पैदाइश ऐसी होती है वो सारा का सारा वैसे ही आगे चलता है। कभी देश रिलीजन पे नहीं बनते, देश कल्चर पे बनते हैं। ये पूरा एक देश था, अब जब रिलीजियस डिवाइड हो जाती है तो वो अननेचुरल फॉर्म हो जाता है और इसीलिए पाकिस्तान को ये प्रूव करना पड़ता है, और पाकिस्तान के लोगों को नहीं, पाकिस्तान की आर्मी को जो कि हुकूमत कर रही है उनको जरूरी पड़ जाता है अपनी आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए कि वो हेट्रेड पैदा करते रहें, लड़ाइयां कराते रहें, कश्मीर का मुद्दा अलाइव रखें ताकि उनकी आइडेंटिटी बरकरार हो, उनकी पब्लिक ये ना पूछे तुम क्यों हुकूमत पे बैठे हो। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आना चाहती है, इमरान खान जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, पर डेमोक्रेसी तब आएगी जब फौज अपने बैरक में जाएगी और इसीलिए ये माहौल पैदा किया जाता है। और दूसरे उनको बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि मुल्ला एलिमेंट और इस्लामिक एलिमेंट है, रेडिकल एलिमेंट, सारे इस्लाम को नहीं कह रहा, मैं रेडिकल को कह रहा हूँ। रेडिकल एलिमेंट इसका फायदा उठाते हैं, आर्मी की जरूरत समझते हैं और एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में ये काम करने की कोशिश करते हैं। बशर्ते की प्रोग्रेस की तरफ, इंडस्ट्री की तरफ, ट्रेड की तरफ ध्यान दें, उनका ध्यान हुकूमत पर रहने के लिए होता है। तो इसीलिए रिलीजियस डिवाइड पर काम करते हैं, चाहे वो तालिबान के हो, अगर एक ही रिलीजन होगा तो उसमें भी फैक्शन पैदा करके लड़ाई करेंगे। तो क्वेश्चन ये सारा है। तो इसीलिए मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं रावलपिंडी से हूँ, मेरे को अच्छी तरह पता है हम लोग क्या थे और क्या रहे हैं। तो ये सारी जब दूर होगी, जब रिलीजन अपनी जगह पे आएगा और डेमोक्रेसी आएगी दोनों कंट्रीज में, तब एक फैलसूफी का माहौल पैदा होगा। वो तब तक नहीं पैदा होगा जब तक ये हालात चलते रहें। तो मैं अभी अर्ज करूंगा, और हमारे जो पाकिस्तान से पत्रकार हैं वो बहुत सूझबूझ और जानकार हैं, उनको पता है कि क्या बात होती है। और उन्होंने ठीक बोला कि एक दूसरे के फैक्शन को नीचा दिखाते हैं कंट्री में हुकूमत में रहने के लिए और आवाजें बाहर जाती हैं, वो ठीक फरमा रहे हैं। और ये जो वीकनेस है, इसके कारण जो इमरान खान ने जो किया, जो प्राइम मिनिस्टर ने किया था हमारे पायलट को लौटाने के लिए, एक अच्छा जेस्चर था। इस जेस्चर की हमको इज्जत करनी चाहिए। और हम तो कई बार ये कहना कि वो घबरा गए, ये एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने आवाजें उठाई थी, इनके पांव कांप रहे थे, पसीने छूट रहे थे। ये ड्रामेटिक मामला है, ये हम फौजी इस पर बिलीव नहीं करते। तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशन ठीक हो सकते हैं, बशर्ता रिलीजन अपनी जगह रखा जाए, रिलीजियस डिवाइड पे तवज्जो ना दी जाए और रेडिकल एलिमेंट को दोनों कंट्रीज मिलकर एलिमिनेट करें, तब हो सकता है। जी मुनीर हबीब जी, दिनेश जी, हम आपके पास आ रहे हैं, मुनीर हबीब जी के पास जाना चाहेंगे। कितनी अच्छी लगी प्रफुल्ल बख्शी जी की बातें आपको? मुझे बड़ी अच्छी लगी और बड़ी फैक्चुअल बातें हैं और रियलिस्टिक बातें हैं। मुझे खुद सबसे पहले तो मैं इस शो की तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि मैं मुख्तलिफ भारतीय चैनल्स में जाता हूं तो वहां पे तो एक तूफान बदतमीजी होता है, ना कोई किसी को सुन रहा होता है और ना किसी का जवाब दे रहा होता है। एटलीस्ट यहाँ पे हम लोग जो है एक सिविल वे के अंदर डिबेट कर रहे हैं, अपने मुख्तलिफ राय का इजहार भी कर रहे हैं और उसकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे। सबसे पहले जितने भी पैनलिस्ट है, मैं आप सबको और देवेंद्र जी आपको जो है इसका क्रेडिट देना चाहूंगा। और हमारे जो सर ने बात की, बिल्कुल ऐसे देखिए फैक्चुअल बातें हैं, ये ड्रामेटिक बातें होती हैं, ये भारतीय सियासतदान भी करते हैं, पाकिस्तानी सियासतदान भी करते हैं। और अब आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को सोचना चाहिए, एक नई सोच डेवलप करनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री करूंगा कि दोनों मुल्कों को जो है पड़ोसियों की तरह रहना चाहिए, पड़ोसियों के जो हुकूक हैं वो भी अदा करने चाहिए। और अब मैं समझता हूँ, देखें हमारे कलेक्टिव मसाइल हैं, पॉवर्टी जैसे हो गया, इकोनॉमी हो गया, या साइंस होगी, टेक्नोलॉजी होगी, रिसर्च होगी, ये जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसपे जो वेस्ट है वो आगे बढ़ रहा है और वो हमारा टैलेंट यूटिलाइज करते हुए, पाकिस्तानी टैलेंट यूटिलाइज करते हुए, भारतीय टैलेंट यूटिलाइज करते हुए वो आगे बढ़ रहा है। नासा में पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं, भारतीय साइंटिस्ट हैं, वेस्ट में और भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तानी और भारतीय जो है वो काम करके
बड़ा अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो मुकाम जो है वो क्रेडिट वो ले जाते हैं। तो हमारे देश में, हम दोनों के देश में, भारत हो या पाकिस्तान हो, यहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं इनको नेशनलिस्ट होना चाहिए, इनको सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि ये अपने लिए काम ना करें, मुल्क के लिए काम करें। और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान और भारत की ये जो मिसाइल हैं, अल्लाह करे ये जितने ये मिसाइल हैं ये हल हो जाए, SCO जो है ये साबित हो जाए, ये जो है आइस जो है बर्फ जो है यहाँ पे पिघल जाए, और पॉलिटिकली और लाइक मैच्योर मैन बैठ के बात करें, मसलों का हल निकालें, और दोनों आवाम जो इस पार है या उस पार हैं, उन दोनों को रिलीफ मिलना चाहिए। और अब देखें, हम लोग अपने बॉर्डर्स तो जुदा कर नहीं सकते, पाकिस्तान उठा के हम लोग अमेरिका नहीं लेके जा सकते, और इंडिया को उठा के हम रशिया के ऊपर नहीं प्लेस कर सकते। हम लोग साथ ही रहना है, एक ही बॉर्डर है, वो जुड़ी हुई है, इसको हम लोग जो है अलग नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं समझे पॉजिटिवली इसको आगे बढ़ना चाहिए, और इसमें एक बहुत मेजर किरदार है आवाम का और इवन सहाफियों का, जो कि मीडिया चैनल्स के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने देशों को, कि वो आगे पॉजिटिव बात करें, और जो आवाम है जाके वो जो सुन रही है वो इन्फ्लुएंस होती है, हमने उनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं करना, हमने उनको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना है। तो भारतीय भी इस वक्त जो है देख रहे हैं, व्यूवर्स हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो ये नेगेटिविटी फैलाई जाती है पॉलिटिशियंस की तरफ से, इसको रिजेक्ट करें और स्टार्ट बीइंग पॉजिटिव। बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। दिनेश सिंह जी, बड़ी देर बाद हम आपके पास आना चाहेंगे। बहुत ही थोड़ा सा माहौल इधर उधर हुआ था, लेकिन अब जैसे रिश्ते जी अब थोड़े से लाइन पे आ रहे हैं, बहस भी एक तरह से एक सकारात्मक रुख की ओर जा रही है। मुनीर जी की बातों से अब लगा है, क्या लगता है कि इसी तरह से जो SCO है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? जी ये रिश्ता यही कहलाता है कि आगे के संबंध भी थोड़े से इसी तरह से अगर जो दोनों सरकारों के बीच हो जाएं, और ये जो SCO समिट हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा एक कदम अगर जो पाकिस्तान अगर जो आगे बढ़ाता, या फिर कुछ क्या करना चाहिए सियासतदानों को कि वास्तव में संबंध मधुर हो जाएं, इस डिबेट की तरह, जैसे थोड़े से कड़वाहट से शुरू हुआ था ये डिबेट, लेकिन प्रगति की तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है। इसी तरह से भारत और पाकिस्तान अपना भाई ही है, अगर जो वहाँ के लोग थोड़े से परेशान होंगे, दिक्कत में होंगे, तो थोड़ा असर तो आएगा, तकलीफ होगा, क्योंकि हमारे भी संबंधी वहाँ रहते हैं, कई के रिश्ते भी हैं, वैवाहिक रिश्ते भी हैं, तो तकलीफ होता होगा उनको भी। तो सर ये जो समिट हो रही है दिनेश सिंह जी, इसमें किस तरह से सियासतदानों को आगे आकर के संबंध सुधारने में आगे बढ़ना चाहिए, वो क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए जी, कि जिससे संबंध सुधर जाए? जी कुशवाहा जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक ठाक बताई सब चीजें। जो डिबेट जो है बहुत तरीके से चल रही है, तो इसके लिए आपको साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। मुनीर जी ने बहुत सारी चीजें ठीक ठाक की, लेकिन एक लिमिट से ऊपर जो है बातें नहीं करते, कि उनको देखिए अभी खाना वहीं पर खाना है, और अपने सियासत जाने उनके बारे में ज्यादा नेगेटिव बात नहीं करते। लेकिन उन्होंने खुल के चीजें बताई कि घर की बातें हैं, जैसे इंग्लिश में कहावत होती है कि डोंट वॉश द डर्टी लिनन इन पब्लिक। तो वो देखिए अपने आप में, जैसे कि मतलब बाहर जो जैसे गंदगी उछलती है, तो उससे देखिए किरकिरी पूरे विश्व में होती है, तो वो चीजें अगर ना करें तो बेहतर है। और दूसरा देखिए, जैसे वहां पर जो 2-3 जो बड़े मतलब एक तरह से परिवार हैं, तो उनकी तरफ से कहीं ना जैसे कि मतलब जैसे कि शरीफ फैमिली बोले हैं, या जैसे कि भुट्टो फैमिली बोले, या अन्य इस तरह के जो हैं, तो 2-3 परिवार भाई उन लोगों का वर्चस्व रहा पूरे तरीके से। और हमेशा देखिए सबका रास्ता जो एक तरफ ही निकला, कि जैसे जब वो सत्ता से मतलब कि बेदखल हुए, तो उस समय या तो उनका रास्ता जेल की तरफ था, या फिर उनको एक तरह से कहीं ना कहीं जैसे कि मतलब बाहर निकाल दरबदर कर दिया गया, और या फिर कोई मतलब सेना के साथ समझौता करके काम किया गया। तो देखिए अभी जी ठीक है, दिनेश जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं यही चाहूंगा, चाहते हैं कि देखिए बिना मतलब कि डिस्टर्बेंस जैसे अगर लगी रही, जैसे आपका अगर कोई प्रतिष्ठान है, उसके पड़ोस में अगर कोई दूसरा व्यापारी है, वो अगर रोज कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी अगर वारदात करता रहता है या समस्या खड़ी करता रहता है, तो आपका भी देखिए व्यापार उससे प्रभावित होगा। दूसरे का उसका तो होना ही होने, क्योंकि पहले से सोच के बैठा हो, तो वो उसकी सोच ही पहले से वो अगर होती है, तो वो ठीक ठाक में नहीं समझता। तो किसी भी तरीके से कुछ भी चीजें हो, तो आपस में अगर व्यापारिक साझेदारियां हैं वो अगर बढ़ाई जाए, जैसे पाकिस्तान की तरफ से अगर आगे आकर ये कहा जाए कि जैसे हम टेक्सटाइल उद्योग है, जैसे बांग्लादेश है, उसमें काफी डिस्टर्बेंस अभी रही, और वो एक तरह से मान के चले कि मतलब हमारे से आगे रहा, मतलब हम लोग क्लियर तरीके से माने ना माने इस बात को, लेकिन क्लियर तरीके से बात थी कि टेक्सटाइल के उसमें और एक्सपोर्ट में हमारे से
थोड़ा ज्यादा थे। तो उसी तरीके से ये टेक्सटाइल का उद्योग हो गया या अन्य जो चीजें जैसे चीनी के निर्यात हो गया, चावल इनके यहाँ बहुत अच्छा होता है। और इन चीजों को लेकर के या अन्य और जो चीजें हैं कि इंडस्ट्रीज को लगाने के, और जैसे वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी आगे आकर के जैसे समिट होते हैं तो उस टाइम पे देखिए पूरी तरह से समूह की सब चीजें और हर चीज के बारे में बात है, एनर्जी के बारे में बात होती है, आगे जैसे कि मतलब हर तरह की जो चीजें हैं उसको लेकर चलती हैं चीजें, और अपना डेटा शेयर किया जाता है। तो डेटा जब शेयर करें तो उस टाइम मुझे लगता है कि दोनों मुल्क जो है और जो मुल्क है उनको भी साथ में लेकर के कि हम लोग जैसे एससीओ जो साझेदार हैं, हम लोग पार्टनर्स हैं, हम लोग एक फैमिली हैं, तो हम लोग को ये करना चाहिए कि जैसे हमारे यहाँ पर ये ज्यादा होता है तो हम लोग आपको ये दे सकते हैं, और आपस में जो ट्रेड है उसके जैसे कि आपस में जो सैंक्शंस ना लगा करके या किसी को मतलब बिना कहे सैंक्शन से मतलब वो लिखित में नहीं होती चीजें, लेकिन अगर उस चीज को लेकर के हम लोग थोड़ा आगे प्रोग्रेसिव तरीके से और खुली सोच के साथ में कि हम लोग आपको ये दे सकते हैं, और हम लोग खुले मन से खुले दिल से और हाथ जोड़ के हम लोग सामने खड़े हैं, रिक्वेस्टफुल तरीके से इश्यू कर रहे हैं, तो ये चीजें देखिए अपने तरीके से आगे मुझे लगता है कि पॉजिटिव 100% उसमें जाएंगी। क्रिकेट की जैसे डिप्लोमेसी थी बहुत बढ़िया बेहतरीन रहती थी, क्योंकि उस टाइम देखिए जब तक क्रिकेट की डिप्लोमेसी ठीक ठाक चलती थी तो ठीक ठाक तरीके से सब चीजें होती थी। हमारे यहाँ जैसे कि बहुत सारे मतलब पॉलिटिक्स में भी हैं वहाँ के, और जो उधर जैसे इमरान खान है वो भी अच्छे पॉलिटिशियन भी रहे साबित हुए, और उससे पहले क्रिकेटर भी थे। तो इस तरीके देखिए कहीं ना कहीं स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट है उसको दूसरे तरीके से और सियासत में भी दिखाने का काम जैसे उन्होंने अभी भी थोड़े दिन पहले किया, तो इसी तरीके से लेके देखिए चीजें कहीं ना कहीं अगर व्यापारिक साझेदारी आपस में रहेंगी तो आपस में रिश्ते दोबारा सुधरेंगे, संभलेंगे, और किसी तरह की रिफ्ट क्रिएट करने वाली चीजें उनको कर्टेल किया जाए, उनको वहीं दबा दिया जाए, दफन कर दिया जाए, उतना बेहतरी से रहेगा। मुनीर भाई जो है वो भी इसी से सहमत होंगे। और अपने तरीके देखिए जैसे कि जिस चीज पे अभी जो हमारी जो जनरेशन है या हमारे से पहले की जो थी उनका 1947 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उस पे हम लोग का जोर नहीं था। वो उस टाइम पे धर्म के नाम पे जैसे कि दो देश बटे हम लोग नहीं चाहते थे, सभी के तरफ जो उस वक्त जैसे कि बख्शी जी ने बताया अपने तरीके से, तो देखिए पूरे तरीके से उस टाइम पे कोई नहीं चाहता था कि इतना बड़ा मुल्क जो है उसके विभाजन उसके टुकड़े हों, और दिल में तीस और दिल में दर्द अभी बढ़ता है उस चीज को लेकर के कि कहीं ना कहीं जो उस टाइम पे मारे गए लोग। और दूसरे देखिए राजा हरि सिंह जो है उन्होंने 1947 में समझौता किया था विलय का, जैसे जो हस्ताक्षर किया हुआ जैसे डॉक्यूमेंट मिल जाएगा वो मतलब नेट पे देखा जा सकता है, तो वो देखिए 1947 में अक्टूबर के महीने में किया गया। और क्या हुआ था उसमें देखिए कि जैसे उस टाइम पे धर्म के नाम पे किया गया, तो जैसे कि जो मुस्लिम जो जैसे कि 570 रियासत थी कुछ वाली, उसमें से 560 ने और अपना तरीके से विलय का काम कर लिया था। 10 जो बची थी उसमें कहीं ना कहीं इधर से उधर वो अपनी कंफ्यूजन में थे। तो उसमें देखिए महाराजा हरि सिंह जो थे उन्होंने एक तरह से करार पहले नहीं कर रखा था, लेकिन कबायलियों ने जब अटैक किया और बारामूला में करीब करीब उस टाइम पे मैं कल 26 अक्टूबर या 25 अक्टूबर, तो उसमें देखिए करीब करीब 11,000 लोगों का वहां पे कत्ल कर दिया गया था, उनको मार दिया गया था। उसके बाद में सुरक्षा के लिए उन्होंने गुहार लगाई भारत के साथ में, मतलब भारत को। तो उस टाइम पे जब गुहार लगाए तो उन्होंने बताया कि आपका हमारे साथ कोई करार नहीं, तो जवाहरलाल नेहरू के प्रतिनिधि के तौर पे मेनन जी मिले, तो मेनन जी से बातचीत जब उनकी हुई तो उस टाइम उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ। तो शायद 28 अक्टूबर को विलय पत्र पे हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें क्लियर तरीके से और उन्होंने अपना विलय जो था वो भारत के साथ कर लिया था। उसके बाद में आगे की स्थिति देखिए, रेस्ट एवरीथिंग इज हिस्ट्री, तो वो उसमें जाके कितना करें, क्या निकले, क्या हासिल हो नहीं हो, वो सब चीज तो दिगर है। लेकिन उसके अलावा देखिए अभी हमने आज अपने मतलब कि आगे मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर उसको स्पॉइल नहीं करना है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि आपस में संधि हो, आपस में संधि वार्ता कामयाब रहें। और एससीओ समिट मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है, और मैं अपने तरीके से मैं ये चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ, और मुनीर जी भी इसी को चाहते हैं, बख्शी जी भी चाहते हैं कि हम लोग सभी चाहते हैं, और जैसे अन्य जो पत्रकार महोदय हैं वो भी चाहते हैं, और आप भी चाहते हैं कि आपस में संधि होगी तो हमारा बिना मतलब के खर्चा जो है, जैसे अगर कोई जैसे वहां से मिसाइल अगर छोड़ी गई या वहां से गोला बारूद आया तो हम भी बदले में छोड़ेंगे जरूर उसमें 100%। बिल्कुल। तो हमारे भी करोड़ों का नुकसान, उनका भी करोड़ों का नुकसान, उसमें काय के लिए आना है। वो अगर अमन चंद पे कर लगे, हॉस्पिटल में लगे, स्कूल में लगे तो ज्यादा बेहतर। और एससीओ का ये उद्देश्य भी है कि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करना, आपसी संबंधों को मजबूत बनाना, विज्ञान, तकनीकी, सांस्कृतिक, शैक्षणिक क्षेत्रों में सहयोग करना, ये इसका उद्देश्य भी है, और इसीलिए ये बैठक हो भी रही है। तो आदित्य नारायण उपाध्याय जी, हम आपके पास आते हैं, अगर इस तनाव के बीच ये बैठक हो रही है और इन सब के बीच अगर जो मुख्य उद्देश्य ही है संघाई सहयोग संगठन का कि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करना, और न दिल मिलेंगे न हाथ मिलेंगे, फिर आने जाने से क्या फायदा? आदित्य जी। बिल्कुल। हाँ। दिल तो मिलना बहुत जरूरी है, और दिल मिलने के लिए जो है, दिल पहले से चाहे ना मिले हो, लेकिन यदि साथ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं दिल का रास्ता कहीं ना कहीं से निकल के आने की संभावना बनती है। इसलिए साथ बैठते रहना बहुत जरूरी है, और साथ बैठने का कोई अवसर गंवाना नहीं चाहिए। इसलिए मैं जो है भारत के विदेश मंत्री को इस बात के लिए जो है
बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जो है लंबे गैप के बाद पाकिस्तान जाने का निर्णय लिया और इस अवसर का जो है निश्चित तौर पर भारत को ही, ना सिर्फ भारत को बल्कि शंघाई सहयोग संगठन में जो शामिल सभी देश हैं उन सभी को कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा और निश्चित तौर पर हम एक दूसरे के साथ में सहयोग करके कुछ ना कुछ लाभ हासिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा लाभ इसमें मिलने की संभावना, इस बात की सबसे बड़ी संभावना इस बात की व्यक्त की जा सकती है कि जो दुनिया में जो दो बड़े स्तर पर युद्ध जो है, जो ऑलरेडी चल रहे हैं, जिससे कि निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व युद्ध होने की भी कहीं ना कहीं संभावना बनी रहती है, बात इसकी होती रहती है। तो इसके लिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई हमको एक मजबूत जो है शंघाई सहयोग संगठन को कोई मजबूत प्रस्ताव पारित करना चाहिए और स्वयं संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि चीन जैसा बड़ा देश जो है इसकी अगुवाई करता है। तो जब चीन उसमें ऑलरेडी शामिल है और चीन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है किसी भी सैन्य गतिविधि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती है, चीन का कहीं ना कहीं उसमें भूमिका रहती है। तो चीन यदि हमारे बाकी के जो शंघाई सहयोग संगठन के बाकी के देश यदि चीन पर किसी तरीके से दबाव डालने में यदि सहमत हो जाते हैं और जो है सफलता पा लेते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है पूरे विश्व को मिल सकता है। जी बिल्कुल, विश्व को लाभ मिल सकता है। मुनीर जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, बहुत कम शब्दों में हम चाहेंगे कि आप जवाब दें कि क्या कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही हैं क्या कि इस बैठक में हो सकता है कि द्विपक्षीय संबंधों पे भी बातचीत हो जाए? देखिए, ये एक पाकिस्तान और भारत की मेरे ख्याल से बहुत सालों के बाद मुलाकात है और अब उम्मीद रख सकते हैं कि दोनों साइड जो है वो जो बर्फ को पिघलने दें और वो बातचीत का आगाज करें। बातचीत का आगाज होगा तो मसाइल का हल होगा और अगर बातचीत का आगाज नहीं होगा, देखें दोनों ममालिक में जंग का तो आप लोग नहीं सोच सकते, दोनों न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं और आप मतलब पाकिस्तान भारत का जंग होना मतलब दुनिया के खात्मे का ऐलान होगा। तो जंग की तरफ तो नहीं जाना चाहिए आप लोगों को भी इन एनी केस, लेकिन मैं समझता हूँ इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, पाकिस्तान को भी फायदा उठाना चाहिए, भारत को भी फायदा उठाना चाहिए कि जब दोनों स्टेट्स मिल बैठ ही रहे हैं एक इवेंट के ऊपर, तो अपने जो बाहमी जो ताल्लुकात हैं, बायलैटरल इश्यूज हैं, उनको भी जो है ज़ेरे और लेकर आना चाहिए। और इसमें जयशंकर साहब को भी जो है कोशिश बढ़ानी पड़ेगी। उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि मैं तो जाके कोई बायलैटरल बातें नहीं करूंगा। तो जब आप पहले ऐसे स्टेटमेंट्स इशू करते हैं एक मीटिंग से पहले, तो ऑफ कोर्स दोनों मुल्क अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं, वो भी प्लानिंग करके आएंगे पाकिस्तान बातचीत क्या करते हैं। नहीं, 2023 में आए थे ना बिलावल भुट्टो जी, तो नहीं बिलावल भुट्टो जी आए थे, तो उन्होंने कुछ ऐसा 2023 में बिलावल भुट्टो जी आए थे और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी। तो हो सकता है कि प्रतिक्रिया स्वरूप हो, लेकिन अगर जो संबंध सुधारने हैं तो कुछ बातें नजरअंदाज करनी होंगी। हो सकता है कि अच्छे से स्वागत कीजिए, हो सकता है बातें देखिए, हमने तो मतलब इंटर्नशिप पे भेजा था ना अपना फॉरेन मिनिस्टर, उस वक्त वो इंटर्नशिप कर रहा था उसको क्या ही पता था मामला का, लेकिन वो तो बेचारा इंटर्नशिप पे था, उसको बेचारे को क्या ही मालूम कि फॉरेन अफेयर्स क्या होते हैं या उन्होंने क्या बातें करनी होती हैं वहां जाके। तो आप उसकी बातों को तो इग्नोर ही कर दें। लेकिन जयशंकर साहब इज एन एक्सपीरियंस्ड जेंटलमैन, इज अ सिविल जेंटलमैन, इज वेरी गुड। मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ। बहुत कम लोग हैं जो उनकी तारीफ करते पाकिस्तान में, उनकी बड़ी तारीफ करता हूँ। उनको एक मैच्योर स्टेटमेंट देनी चाहिए। उनको इनिशियली स्टार्ट में ये नहीं कहना चाहिए कि मैं तुझी बात सिर्फ मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, वहां मीटिंग में जाऊंगा, समोसे खाऊंगा, वापस आ जाऊंगा, कोई आपस की बातचीत नहीं करूंगा। तो ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस या नहीं, अगर तो समोसे खिलाएंगे और प्यार से नहीं समोसे खिलाएंगे और प्यार से खिलाएंगे तो बातचीत तो होगी ही, लेकिन अगर जो समोसे खिलाने का तरीका भी तो होना चाहिए ना, खिलाने का तरीका भी तो होना चाहिए। आज आपने आमंत्रित किया उनको तो जा रहे हैं, ठीक है, अब वहां पे अब किस तरह से आप व्यवहार कर रहे हैं, आगे का व्यवहार तो उस पर निर्भर करता है ना। देव भाई, हम उन्हें प्यार से समोसे भी खिलाएंगे, उन्हें रोल भी खिलाएंगे, उन्हें यहाँ की बिरयानी भी खिलाएंगे, उन्हें यहाँ का बनू बीफ पुलाव भी खिलाएंगे, टेंशन नहीं लेने आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब समय देखिए, हमारे साथ जो बख्शी जी, प्रफुल्ल बख्शी जी विदेशी मामलों के जानकार हैं, जुड़े हुए हैं। तो एक अंतिम क्वेश्चन आपसे भी ले लेते हैं कि वास्तव में दोनों देशों को इस समय की स्थिति, जब जयशंकर जी जा रहे हैं, तो
क्या रुख अपनाना चाहिए दोनों देशों को और खासकर पाकिस्तान को वहां पर कि बात आगे बढ़े? जी बख्शी जी, प्रफुल्ल बख्शी जी। हाँ जी जी ये क्वेश्चन मुझसे पूछा? जी जी, मैंने आपसे ही पूछा सर। हाँ, क्या क्वेश्चन है कि दोनों कंट्रीज को क्या रुख अपनाना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि अब जयशंकर जी वहां जा रहे हैं तो अब क्या रुख अपनाना चाहिए कि दोनों देशों की जो रिश्तों में जमी बर्फ है वो पिघले, कुछ छटे, बात आगे बढ़े, और खासकर पाकिस्तान को क्या अपनाना चाहिए, क्या कैसा रुख अपनाना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए हैं, तो इस समय पहल पाकिस्तान को करनी होगी, उनका इज्जत के साथ में उनको बताया जाए कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और अपनी जो टेंशन है उसको कम करना चाहते हैं, और टेंशन कम करने के लिए जो मेन पॉइंट्स होंगे, सबसे पहले होती है बिजनेस तो बढ़ती है, बिजनेस को तो बढ़ाएंगे। सारी आपकी जनता और हमारी जनता एक दूसरे से मिलना चाहती है, पाकिस्तान के लोग तिजारत करना चाहते हैं, बॉर्डर्स खुलना चाहते हैं, ये सारी चीज ठीक है, पर जब तक आपका चाइना के साथ रिलेशन और भारत को थ्रेट रहेगा पाकिस्तान और चाइना का मिला के, तब तक आप की भी बातें करना सब बेकार जाएंगी, सब पे पानी फिर जाएगा। तो सबसे पहले सिक्योरिटी एंगल से टेंशन दूर करनी होगी, फौज को रियलाइज करना होगा, और आपके कई फौजी कमांडर रियलाइज कर चुके हैं कि कश्मीर के मुद्दे का कोई फायदा नहीं है। अब कश्मीर में इलेक्शन हो गए हैं, कश्मीर में 370 हट गया है, तो ये सारी की सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस समय आपको इस पॉइंट को रेज करके फिर अलग एक मीटिंग बुलानी होगी, इनवाइट करना होगा उनको, क्योंकि वो पाकिस्तान में गए हैं। अगर वो पाकिस्तानी एक्सटर्नल अफेयर्स हिंदुस्तान में आते तो पहले हिंदुस्तान करता। तो अब ये सारा का सारा आप मान के चलिए बहुत जरूरी है, और इसी को एक बार ये बात चल जाए तो उसके बाद में एक सीरीज ऑफ मीटिंग्स कॉल बुलाई जा सकती हैं, जिसमें कि एक दूसरे से मिनिस्टर्स, चाहे कमर्शियल मिनिस्टर, रेलवेज के, टूरिज्म के, ये सारे मिलके जॉइंट प्लान कर सकते हैं इसमें, और सार्क का दोबारा पैदा चलाना, ये सारी की सारी चीजें एक किस्म से रिलेशनशिप को बढ़ोतरी देगी। तो मेरे ख्याल से ये कदम जरूर उठाने चाहिए। जी, तो अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, और खासकर मुनीर हबीब जी आपका भी, प्रफुल्ल बख्शी जी आपका, दिनेश जी आपका, और आदित्य नारायण उपाध्याय जी आपका भी, कि इस चर्चा में भाग लिया और संबंधों को मधुर कैसे बनाएं इस पर विस्तार से चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पाकिस्तान में एस जयशंकर जा रहे हैं, विदेश मंत्री हैं। अब देखना होगा कि संबंधों में जमी बर्फ पिघलती है या और जम करके वापस आए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।